I'm Gamini Singla, and I have secured rank 3 in the civil services examination this year. And when did I start my preparation? In 2018, after I did my internship through the college, I realized that I want to pursue UPSC. So, in the last year of my college, I was doing computer science engineering. So, in the last year, I started with the preparation and I started with the basic books first, and then I went to basic. By basic books I mean NCRT. So 2018 when I started, 2019 was the first time when I started only preparing for the UPSC. 2018 I was also pursuing my degree. 2020 was my first attempt and I couldn't clear the prelims. 2021 was my second attempt, and this year I have been able to secure rank 3. So now let's come quickly to the common questions that are there. First question I think is that how important NCRTs are. तो NCRTs की कितनी ज़्यादा महत्वता है, मुझे लगता है कि हमें लगता है कि NCRTs में से आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि NCRTs आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं और आपको जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए यूपीएससी को क्लियर करने के लिए, तो NCRTs आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती हैं। और आजकल अगर आप देखें तो प्रीलिम्स में भी ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन सिर्फ एनसीईआरटीज़ के थ्रू स्टार्ट की, और एनसीईआरटीज़ में सभी पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, इन्वायरमेंट में जो बायोलॉजी की एनसीईआरटीज़ रहती है +1 +2 की, और सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज़ भी मैंने की। तो हिस्ट्री की तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहती है, एंड आई थिंक दैट्स दी ओनली बुक आई फॉलोड फॉर हिस्ट्री। तो इसलिए एनसीईआरटीज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको स्किप ना करें। जो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का रहता है वो ये है कि हम प्रिपरेशन जब शुरू कर देते हैं उसके बाद बीच में हमें लगता है कि कई बार हम सही नहीं जा रहे हैं या हमें चेंज कर देते हैं अपनी स्ट्रैटेजी बीच में आके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पहले थोड़ा टाइम लें और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँ कि आप कितने टाइम में क्या कवर करेंगे, और वो आप बाकी टॉपर वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी अवेलेबल हैं। उनकी स्ट्रैटेजीज को आप पढ़िए और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि मैं इतने इस सब्जेक्ट को इतने टाइम में कंप्लीट करूँगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं एक सब्जेक्ट पहले उठाती थी और उसको पूरा कंप्लीट करके ही नेक्स्ट सब्जेक्ट तक जाती थी, एंड ऑब्वियसली करंट अफेयर्स जो है वो साथ साथ में रहते ही हैं। तो इसलिए आप बुक्स को उठाएं, उनको एक बारी फर्स्ट रीडिंग जो आप करेंगे वो एक बेसिक लेवल की रीडिंग होगी, उसमें आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हमें याद नहीं हो रहा है, वो आपको इंटरेस्ट पैदा करेगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और एक बारी अगर आपका इंटरेस्ट पैदा भी हो गया है और आपको चीज़ें समझ भी आ गई हैं, फिर आप सेकेंड और थर्ड रीडिंग कीजिए हर किताब की, और रिविजन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना रिविजन्स के आई थिंक ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज रिविजन के थ्रू ही आपको चीज़ें याद होनी शुरू होंगी। कई बार जैसे कि मैंने आई मेड दिस मिस्टेक कि मैंने पढ़ाई बहुत किया, स्टडीड अ लॉट ऑफ बुक्स, बट when I was starting to solve the papers, I did not remember so many things. So that was because my concepts were clear, but the data was something I had not remembered very nicely, and the revision portion was lacking. So, so that is the thing about revision and the basic books that are to be followed, and they are inevitable. अब हम आते हैं करंट अफेयर्स पे। तो द करंट अफेयर्स आई थिंक न्यूज़पेपर्स आर इनएविटेबल। या आप ये मिस्टेक ना करें कि आप सोच लें कि कोई मंथली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन उठा लेते हैं और न्यूज़पेपर्स का टाइम बचा लेते हैं। आई थिंक वो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, और न्यूज़पेपर्स को चाहे जितना भी टाइम लग रहा है इनिशियली, वी मस्ट डू द न्यूज़पेपर्स वेरी वेल, बिकॉज न्यूज़पेपर से ही आपको समझ आने लगेगा कि मेंस तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर के बिना बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एनालिटिकल अप्रोच वहाँ पे चाहिए वो आपको सिर्फ न्यूज़पेपर्स की रीडिंग के थ्रू ही आ सकती है। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स के साथ आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोचिंग का ही करना है। वो कोई भी आप एक कोचिंग अकेडमी का उठा लीजिए, यू जस्ट try to do it along with the newspapers. Monthly magazines you can do. I prefer doing daily news analysis because of newspaper mein I used to read one thing, and then in the daily news analysis I used to see the analytical portion and connection with the GS. So that is how I did my current affairs well.
Now, coming to the next common question is how important is the test series and why we should write the tests. Tests become very important for 3-4 reasons. One is that you know कि आप कहाँ पे stand कर रहे हैं. कई बार हमने काफी बार एक किताब को पढ़ा है बट क्वेश्चंस फिर भी नहीं सॉल्व हो रहे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग उस चीज में कि हमने कुछ किताब में कुछ ऐसा छोड़ दिया है जो इम्पोर्टेंट है, या नेक्स्ट टाइम हम जब पढ़ें तो वी विल बी एबल टू बेटर एनालाइज कि किस तरह से उसे पढ़ना है कि क्वेश्चंस भी सॉल्व हो. तो एक चीज तो टेस्ट सीरीज उसमें हेल्प करती है. The second thing that the test series helps with is with your time management. So in the exam, time management becomes very crucial. And मेरा first attempt भी इसीलिए रहा कि मैंने अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई और टाइम बहुत जल्दी निकल गया और मैं अटेम्प्ट बहुत कम क्वेश्चंस कर पाई. तो टेस्ट सीरीज आपको इस चीज में भी बहुत हेल्प करता है. और तीसरी चीज ये है कि नया कंटेंट भी आप टेस्ट सीरीज में से सीखते हैं. कई चीजें जो आप बुक्स में मिस कर देते हैं तो वो भी आप टेस्ट सीरीज के थ्रू सीखते हैं. तो आप जितनी हो सके उतनी टेस्ट सीरीज लगाएं. मैंने ईयरली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी जिससे मैं एक अप टू डेट रहूं कि जो अगर मैंने कुछ पढ़ा है तो उस एग्जाम का टेस्ट दे दिया. उसके अलावा जब प्रीलिम्स आने वाला था तो मैंने 2 महीना कंसिस्टेंटली अपने टेस्ट को दिया, एक एक दिन स्किप करके 9:30 to 11:30 के फॉर्मेट में. तो अगला क्वेश्चन हम आप मीनवाइल अपने जो कमेंट सेक्शंस में है अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं एंड आई विल कीप रिव्यूइंग देम एंड आई कीप इंक्लूडिंग देम इन माय सेशन. तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरह से पढ़ा जाए. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आई मेड दिस अ मिस्टेक. अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इतने अच्छे से थॉरोली नहीं पढ़े थे, तो मुझे ये दिक्कत रही कि मुझे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पेपर या डिमांड ऑफ द यूपीएससी एग्जाम ही समझ नहीं आ रहा था. तो बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी अंडरस्टैंड कि हमारे को किस तरह से एक पर्टिकुलर बुक को पढ़ना है या फिर किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है और हमें किस तरह के डेटा को याद रखने की ज़रूरत है. सेकेंडली, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़कर जाएं तो यू ऑल्सो गेट टू नो अलॉट मोर अबाउट द सेम टॉपिक्स. और कई बार एग्जाम में आपको उसी तरह के टॉपिक्स पे कुछ और डेप्थ में चीज़ें आ जाती हैं विच रिमेन्स वेरी हेल्पफुल. और मेंस में भी यू विल नो कि कौन से टॉपिक्स जो हैं जिसको हम कहते हैं फेवरेट्स हैं, जो हर साल रिपीट हो रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में. तो अगर हमें वो चीज़ पता लग रही है पहले तो इट इज़ ऑलवेज वाइजर टू नो कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं और उस पर हम अपना मटेरियल रेडी करके रखें. तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ऑनलाइन सोर्सेज से करें या ऑफलाइन से करें, बुक्स से करें या बुक्स ना फॉलो करके सिर्फ नोट्स को फॉलो किया जाए. तो फॉर दैट आई विल सजेस्ट कि यू सी व्हाट इज कंफर्टेबल टू यू. आई बिलीव बुक्स आर इनएविटेबल. बुक्स को तो करना ही है बिकॉज जो बेसिक बुक्स हैं उनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं. और अगर बाई चांस हम उनको स्किप कर रहे हैं तो एग्जाम के दौरान हमें ये चीज़ रियलाइज होती है कि कहीं ना कहीं घूम घुमा के क्वेश्चन जो है वो बेसिक बुक्स में से ही डाला जाता है. तो उनको स्किप ना करें. अगर उसके बाद आप कुछ उनको नोट्स से सब करना चाहते हैं साथ में तो वो आप कर सकते हैं. 2-3 क्वेश्चंस मैं बीच में ले लेती हूँ. एक है कि हम ऑप्शनल पहले पढ़े या जीएस. तो मेरे हिसाब से मैंने जीएस पहले पढ़ा था क्योंकि ऑप्शनल जो है वो काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट रहता है, उसको काफ़ी डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत रहती है. जीएस से हमको थोड़ी एक ओवरऑल क्लैरिटी मिल जाती है, तो मैंने जीएस पढ़ना पहले स्टार्ट किया था. और एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि न्यूज़पेपर्स के हम बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन से शुरू करें पढ़ना. जी बिल्कुल. मैंने तो इवन अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था बिकॉज आई थिंक न्यूज़पेपर आपको एक तो इंटरेस्ट जनरेट करता है, ऊपर से अपनी डे टू डे अपडेटेड रखता है आपको जो भी आपके आसपास हो रहा है, और एक हैबिट आप डाल लेते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग की. तो जितना जल्दी आप उस हैबिट को डाल लें उतना कम टाइम आपको लगता है जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं. एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि न्यूज़पेपर से आप नोट्स बनाती थी. तो देखिए, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना ज़रूरी है बट उसका टाइमिंग भी हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर नोट्स स्टार्टिंग में ही बनाने लग जाए फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द प्रिपरेशन वो भी सही नहीं है. पहले आप न्यूज़पेपर को समझने की आदत डालें. उस पर जितना मर्जी टाइम आपका लग रहा है आप उसको समझिए. फिर उसके बाद जब आपके पास
जैसे कि मेंस से 7-8 महीने पहले आप उनके नोट्स भी बना सकते हैं, और मैंने बनाई थी जीएस 1, 2, 3, 4 की कॉपीज़ अपनी अलग लगा के, न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल होते थे, उसमें से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। और नोट्स को भी इस फॉर्मेट में रखा था कि हर चीज़ नोट नहीं करनी है, सिर्फ़ इतनी चीज़ें कि मुझे याद आ जाए एग्ज़ामिनेशन में जब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ वो नोट्स, कि कौन-कौन से पॉइंट्स मुझे टच करने हैं अपने आंसर में। प्रीलिम्स के लिए मैंने आज सच नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉलो कर रही थी ऑनलाइन, तो मैं उसका ही प्रिंट आउट ले लेती थी और थोड़ा बहुत अपना जो एडिशनल मुझे न्यूज़पेपर से लगता था उसको ही साइड में लिख लेती थी। और एक कोई पूछ रहे हैं कि मंथली मैगज़ीन मैंने पढ़ी थी कि नहीं? तो मैंने जैसे बताया कि मैंने मंथली मैगज़ीन की जगह डेली न्यूज़ एनालिसिस जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहता है, उसमें से कोई भी आप एक वेबसाइट उठा लीजिए। आई प्रेफर्ड दैट, एंड मैंने लास्ट में अपनी खुद की एक कंपाइलेशन बना दी थी डेली न्यूज़ एनालिसिस की, उनका प्रिंट आउट्स ले लेके, बिकॉज़ आई फेल्ट कि डेली कंप्लीटिंग सम पोर्शन ऑफ द करंट अफेयर्स वाज़ हेल्पफुल टू मी। But so many people do the monthly magazine, so that is totally up to you. Now let's get to some motivational aspect also, because one of the question here is that difficult to maintain consistency with the engineering subjects or something. हाँ जी, तो वो एक दिक्कत जो है वो रहती है, बिकॉज़ अगर आप किसी करिकुलम में ऑलरेडी हैं, तो आपको उसको साथ भी तालमेल बिठाना ज़रूरी है। तो मेरी एडवाइस यही है कि जब तक आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, तो आप जो भी टाइम आपको मिल पाता है, आप उतना डिवोट कीजिए। जब आपके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो वो भी प्रायोरिटी बन जाता है, तो एग्ज़ाम्स पे आप कॉन्संट्रेट कीजिए, और उसके बाद फिर से जब एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद आप अपना डेली जितना भी टाइम पॉसिबल है उतना दीजिए। अदरवाइज़ जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, तब आपके पास फुल टाइम रहेगा, या जितना भी आप निकाल सकते हैं, अपना मैक्सिमम पॉसिबल करने की कोशिश कीजिए, रादर देन कि हम यही सोचते रहें कि हमारा टाइम नहीं मिल पा रहा है। जितना मिल पा रहा है, उसको हमको बेस्ट यूटिलाइज़ करना है, और उसमें हमको इधर-उधर की चीज़ें नहीं सोचनी है कि हमारे फ्रेंड्स कहाँ पार्टी कर रहे हैं, या फिर हम कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं। इन थॉट्स को हमें खुद से दूर रखना है, और बस इस चीज़ पे कॉन्संट्रेट करना है कि हम अपना बेस्ट एफर्ट दें। एक और क्वेश्चन जो है मैं अभी पढ़ रही हूँ कि डेटा और फैक्ट कितना डालना चाहिए। तो जो क्वेश्चंस हैं हमारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के टाइम पे, या फिर एक्चुअल एग्जामिनेशन में, डेटा और फैक्ट्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट। बट हम पूरा जो आंसर है उसको ही डेटा नहीं बना सकते हैं, कि आप हर लाइन में कोई न्यूमेरिक्स कोट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा करती थी कि जैसे सपोज मैंने कोई अंडर ट्रायल्स पे क्वेश्चंस है, और मैंने उसमें लिखा है कि इन इंडिया वी हैव अ नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स, तो आई विल सब्सटैंशिएट इट विद अ डेटा पॉइंट ब्रैकेट में, या फिर फॉर एग्जांपल लिख के दैट द रीसेंट रिपोर्ट सेज, the justice report or whatever report is there in news, it says that 67% of the prisoners are under trials right now. तो वो उस तरह से मैं डेटा पॉइंट को यूज कर लेती थी, ताकि मेरा डेटा भी, मेरा सब्सटैंशिएट भी हो जाए पॉइंट, और इस तरह से आप भी फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर की अगर हम बात करें, वी कैन नॉट चूज डिफरेंट लैंग्वेज फॉर डिफरेंट पेपर्स, वी विल हैव टू स्टिक विद वन लैंग्वेज। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जो भी आप मीडियम चाहते हैं वो आप चूज कीजिए, बट आप पेपर्स में मीडियम को शफल नहीं कर सकते हैं। The next question is that how to understand the demand and the syllabus well. तो सिलेबस को आप बार बार पढ़िए, एक बार ही पढ़ाई करने के, एक बार ही पढ़ने के बाद यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट सिलेबस। फॉर द टू अंडरस्टैंड द सिलेबस वेल, आई थिंक फर्स्ट आपने एक बार ही सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद आपने बुक्स पढ़ी, न्यूज़पेपर्स पढ़े, फिर आपको जब थोड़ा सा बेटर आइडिया लगने लग गया है, आप फिर सिलेबस पे जाएं और उसको कोरिलेट करें, जो भी आप चीज़ न्यूज़पेपर्स में या बुक्स में पढ़ रहे हैं, कि ये इस सिलेबस में पूछा गया है यहाँ पे। जैसे कि जीएस 3 में हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, तो अगर कोई सिक्योरिटी पे आर्टिकल है हमारा न्यूज़पेपर में, तो आप उसको कोरिलेट कीजिए अपने एक्चुअल सिलेबस के साथ, और सोचिए कि आप उसको वहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं। तो बार बार आप जब सिलेबस को पढ़ेंगे, तो आई थिंक आपका एक बेटर पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करें प्रिपरेशन को। आई थिंक दैट हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड। इन द बिगिनिंग आई स्टार्टेड विद द एनसीईआरटीज, ताकि मुझे एक आइडिया लगे, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी,
तो मुझे पता रहे कि किस तरह की चीज़ें मैंने आगे पढ़नी है, तो मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं अपनी बेसिक बुक्स पे गई थी, जैसे कि लक्ष्मीकांत बुक हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, या शंकर राइस की बुक एनवायरनमेंट के लिए हो गई। ज्योग्राफी के लिए कोई पूछना चाह रहे थे, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने प्लस वन प्लस टू 10th की एनसीईआरटीज पे ज़्यादा स्टिक किया। पढ़ी मैंने 6th ऑनवर्ड्स ही थी, बट रिविजन के टाइम पे मैंने 10th 11th 12th और एक जीसी लियोंग बुक को मैंने रेफर किया काफ़ी बार। तो कोई एक पूछ रहे हैं कि मैं नोट्स शेयर कर सकती हूँ या नहीं, तो आई थिंक कि अपने नोट्स खुद बनाए जाएँ तो बहुत बेटर है। किसी और के नोट्स में से आप कभी भी वो चीज़ समझ नहीं सकते हैं जो आपको खुद मेहनत करके आप लिख के बनाएँ, क्योंकि मैंने भी कभी किसी और के नोट्स इतने नहीं उठाए। तो आई पर्सनली डू नॉट फील दैट रीडिंग थ्रू द अदर्स नोट्स वाज़ कंफर्टेबल टू मी, एंड आई डू नॉट हैव वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आल्सो दैट कैन बी ऑफ हेल्प टू यू। करंट अफेयर के जो नोट्स हैं आई थिंक वो हर साल चेंज होंगे, तो दैट विल नॉट बी टू हेल्पफुल। सो आई थिंक इस एग्जाम में यही एक चीज़ है कि कुछ शॉर्टकट्स नहीं है। वी कैन नॉट जस्ट थिंक कि कुछ इजीली हमें मिल जाए। मेहनत करके ही हमारे हाथ में कुछ लगता है, और उस मेहनत से आप डरिए मत। तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है आपसे। एथिक्स के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी रही वो ये थी कि अपने नोट्स मैंने टॉपिक्स के बनाए और बुक्स को भी रेफर किया, जैसे कि जी सुब्बाराव सर की और लेक्सिकन जो हमारी किताब है, लेकिन उनको सिर्फ पूरा एंड टू एंड नहीं पढ़ा है, वो बहुत बड़ी किताब है। उसमें जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, आई जस्ट को रिलेटेड देम विद द बुक के चैप्टर्स and understood that what is important, and I borrowed some points from the books and made my own notes, and majorly current affairs se I took a lot of case studies or examples that can be quoted in the ethics paper. लैंग्वेज में कमांड होना ज़रूरी है। आई थिंक इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पीएचडी डन इन द लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू रिप्रेजेंट योर थॉट्स। तो अगर आप इतना कंफर्टेबली आप लिख सकते हैं कि आप ग्रामेटिकल एरर्स इतने नहीं कर रहे हैं और एक इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि एग्जामिनर आपकी बात समझ सके, उनको पढ़ने में इजी लगे, तो लैंग्वेज शुड नॉट बी टू मच ऑफ वरी। उसके बाद हमारे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, बट आप एनसीईआरटीज इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज स्टैटिक आपको जब चीज़ें क्लियर होंगी तभी आपको न्यूज़पेपर समझ आएंगे। तो मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी 10th 11th एंड 12th की। 12th की बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो एनसीईआरटी रहती है, उससे काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। फिर आप न्यूज़पेपर्स में कोई नई टर्म आती है तो आप गूगल का यूज़ करें। So I think Google becomes very googling everything that you are not clear with becomes very very important, because otherwise आपका पास और कोई मीडियम, मैंने रामेश सर की बुक नहीं फॉलो की थी, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने की थी, तो अगर आपको लगता है कि वो बुक हेल्पफुल है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। बट अदरवाइज आई थिंक न्यूज़पेपर्स को आप आगे आगे स्टडी करें, उनको गूगल करें, उनके कॉन्सेप्ट्स को पता करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज और एनसीईआरटीज को अपना बेस बनाएं, और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी पढ़ें, तो आई थिंक इकोनॉमी कैन बी सॉर्टेड। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट। तो अगर काफ़ी सारे सोशियोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं तो मेरा जो इंस्टाग्राम है आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल प्लान अ लाइव सेशन सेपरेटली ऑन सोशियोलॉजी ऑल्सो। आई थिंक क्योंकि सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज़ है जो हम 2-3 मिनट में नहीं कवर कर सकते, वी विल नीड मोर टाइम। और एक और चीज़, काफ़ी फेक प्रोफाइल्स हैं मेरी इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, तो प्लीज़ उनके झांसे में ना आए। और कई बार नोट्स अगर कोई आपको कह रहा है कि शी इज़ गिविंग द नोट्स प्राइज्ड नोट्स, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तक अपने कोई भी नोट्स जारी नहीं किए हैं, तो आप इन सब चीज़ों में ना फंसे। मेरी ऑफिशियल जो इंस्टा आईडी है वो है @गामिनी। मैं एक बार ये कमेंट सेक्शन में लिख भी रही हूँ, ताकि, और अगर कोई फेक प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है तो प्लीज़ उसको अनफॉलो कीजिए, बिकॉज़ ये भी काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है काफ़ी बच्चों को। तो ये मेरी जो मैंने अभी इंस्टा आईडी आपको टाइप किया, आप इसमें मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, तो हम सोशियोलॉजी के लिए अलग से लाइव सेशन प्लान कर लेंगे। उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बिना एनसीईआरटी कंप्लीट किए कैन वी गो टू दी कोचिंग। So coaching also is a very subjective thing. तो I never felt कि कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे भी इनिशियली गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट की जगह एक टीचर है हमारे लोकल, उनसे गाइडेंस ली हर सब्जेक्ट पे।
उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया। उसके बाद मुझे लगा कि सेल्फ स्टडी ही बहुत ज़रूरी है। तो 2 साल मैंने घर पे बैठ के अपने साथ प्रिपरेशन किया, बुक्स को के साथ ही उसके माध्यम से अपनी प्रिपरेशन ज़्यादा की। और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ में मैंने जो है टेस्ट सीरीज़ काफ़ी लगाई ऑनलाइन। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटीज़ को स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम की कमी नहीं है तो एनसीईआरटीज़ आप ज़रूर कीजिए। एक पूछ रहे हैं कि रिवीजन की आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिवीजन के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपने एक बुक को एक बारी पढ़ लिया है, तो उस पे दोबारा जाएँ। उसी किताब को जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, उतनी बार आप पढ़ें, क्योंकि अगर आप अपने सोर्सेज़ चेंज करते रहेंगे, तो आई थिंक आप थॉरो नहीं होंगे एक भी सोर्स से। तो रिवीजन आप ऐसे ही कर सकते हैं, उसी किताब को दोबारा से पढ़ें। अपने जो आपने टेस्ट सीरीज़ में मॉक पेपर सॉल्व किए, आप देखिए कि कौन से क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए। रिवीजन में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी इनकॉर्पोरेट करें अपनी स्ट्रैटेजी में। तो इस तरह से बार-बार आप उन्हें पढ़ें और आई थिंक ये हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी हो जाएगी। तो एटलीस्ट 3 से 4 बार आप रिवीजन को कीजिए एटलीस्ट, और उससे ज़्यादा बार हो सके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि क्लास 12 से ही क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो मेरा मानना है कि एज़ सच आप अगर किताबें पढ़ने लग जाएँगे तो शायद वो इतना हेल्पफुल ना हो, बट आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालें। आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को अच्छे से करें और थोड़ा-थोड़ा एनसीईआरटीज़ को देखते रहें और इस चीज़ को बैक और अपनी ऑब्जर्वेशंस को ऐसा बनाएँ कि आप सोसाइटी में आपके आस-पास क्या चल रहा है, अपना माइंडसेट एक यूपीएससी एस्पिरेंट वाला बनाएँ, रादर देन कि आप क्रैम करना शुरू कर दें अभी से ही, जो 12th स्टैंडर्ड से ही। अम, हाउ टू मेक इंटरेस्ट इन न्यूज़पेपर रीडिंग, कोई ट्रिक नहीं है इसकी। धीरे-धीरे आप जब पढ़ेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि कोई नया आर्टिकल आया, आपको शुरू में नहीं समझ आता है, तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे उसको और सर्च कीजिए, उसके बारे में और पढ़िए। या अपनी राज्यसभा टीवी पे, पहले अब संसद टीवी हो गया है, उसकी डिबेट्स मैं फॉलो करती थी। तो उसमें आपका धीरे-धीरे आपकी रुचि बननी शुरू होगी और अपना जो स्टैटिक आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ कोरिलेट कीजिए। अम प्री कम मेंस टेस्ट सीरीज विच यू डिड, आप कोई भी टेस्ट सीरीज कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज लगाई, इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी टेस्ट सीरीज आप लगाएं उसको आप पूरी ईमानदारी से लास्ट तक करें। काफ़ी लोग टेस्ट लिखते ही नहीं है, सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो आई थिंक दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। यूपीएससी पर ही कैसे फोकस्ड रहें, आई थिंक ये एक मेंटल प्रिपरेशन की भी बात है, मेंटल स्ट्रैटेजी की भी बात है, तो जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। जब आपका एक लक्ष्य है, तो उसको आपको पूरा टाइम पूरी डेडिकेशन के साथ उस पे फ़ोकस करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं, तो आई थिंक आप अपने आप के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस कर रहे हैं। तो मैंने ये ठान ली थी कि एटलीस्ट अपने 2 अटेम्प्ट्स मैंने दिए कि वो फ़ोकस्ड रह के देने हैं और किसी एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि मुझे लगता था कि अभी भी बहुत स्कोप है मेरी मेहनत में। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ अपनी टेक्निक्स को या अपनी रिविज़न को, या कुछ चीज़ें छूटी हैं। तो जब आप एक क्लियर माइंडसेट लेके चलें कि आपने करना ही ये है, आई थिंक तो फ़ोकस बरकरार रखने में थोड़ी ईज़ी रहता है। आंसर राइटिंग के अगर ऊपर हम बात करें, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वी मिस्ड इट। आंसर राइटिंग आप बस शुरू कर दीजिए जब भी आपका बेसिक्स कंप्लीट हो जाए। पहले दिन से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फालतू में एक डीमोटिवेशन पैदा करेगा आपके लिए। बट जैसे ही आपने बेसिक किताबें और न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दिया है और समझ आनी शुरू हो गई है, आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। और आंसर्स कैसे लिखना है, आप बहुत सारे टॉपर्स की पहले आंसर शीट्स देखें, उनमें सिमिलैरिटी स्टडी करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें जो सबने इस तरह से लिखी है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को मीट कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले एक होमवर्क करके आप अपना शुरू कीजिए। और मैंने काफ़ी सारी टेस्ट कॉपीज़ पढ़ी जो यूट्यूब अपना सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं या फिर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उससे आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू राइट अ गुड आंसर। एंड आप घबराइए मत अगर आपके स्टार्टिंग में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ विद टाइम यू विल रियलाइज़ दैट यू आर इम्प्रूविंग। तो वो आपको टाइम देना ही पड़ेगा और डरिए मत आप आंसर राइटिंग को शुरू करने से। प्रीलिम्स में हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है कि 85 प्लस क्वेश्चंस अगर हम
अटेम्प्ट करते हैं तो वो बेटर रहता है। बट अगेन कुछ लोग 75 पे भी क्लियर करते हैं, बट मेरी अपनी ये मानना था कि एटलीस्ट 85 टू 90 से ज़्यादा भी हो जाए, चाहे 95 तक, इस रेंज में अगर रहते हैं तो आप थोड़ा सेफ रहते हैं, बिकॉज आपकी आंखें रेसी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, आपको बहुत सारे गेस वर्क्स भी करने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स आर इनफ, आई विल नॉट से दे आर इनफ, दे आर असेंशियल। उसके साथ आपको करंट अफेयर्स को जोड़ना पड़ेगा, उसके साथ आपको जो भी आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसको आपको साथ में अपना करना पड़ेगा, उसका कंटेंट बोरो करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, स्टैंडर्ड बुक्स, ये सब का मिक्सचर, और जो भी चीज़ आपको लग रही है कि और डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है, आप उसको और डेप्थ में पढ़िए। तो आपकी खुद की जो इंक्विजिटिवनेस है वो यहाँ काम आएगी। तो कोई भी एक चीज़ ज़रूरी नहीं है। टेलीग्राम पे मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, तो टेलीग्राम का इतना आईडी नहीं है। मैंने इंस्टा पे आईडी है मेरी, सिंगला_गामिनी, आप उस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट टेलीग्राम पे आई एम नॉट दैट एक्टिव राइट नाउ। उसके अलावा हाउ टू इवैल्यूएट ए आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन को, आंसर को इवैल्यूएट, एक तो आप जो टॉपर्स की आंसर शीट्स अवेलेबल है उनसे कीजिए। सेकेंडली आप अपने आंसर को बार बार पढ़िए। एक एग्जामिनर की तरह आप सोचिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा था तो क्या मैंने जो आंसर लिखा है वो सेंस बना रहा है, वो उस क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर पा रहा है। आई थिंक वी in ourselves are sufficient enough and are capable enough to know whether our answer is making sense or not. कोई भी प्रेजुडिस को साइड में रखते हुए आप अपना एक ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट कीजिए अपना आंसर, बार बार उसको पढ़िए, देखिए इंट्रोडक्शन सही है, बॉडी में आपने पॉइंट्स को डाइवर्सिफाई किया है, और कंक्लूजन अच्छे से लिखा है कि नहीं। तो धीरे धीरे आपको ये आदत आपको समझ आने लग जाएगा कि आपके आंसर्स कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं। और सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको स्पून फीड नहीं कर सकता है। यू शुड नो दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इट। टॉपर्स की आंसर राइटिंग की बुक जो है वो ऐसे बुक नहीं है, उनकी कॉपीज अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन। आप बस सर्च कीजिए किसी भी टॉपर का नाम डाल के, आंसर शीट्स और आंसर कॉपीज, तो वो उनकी मॉक आंसर कॉपीज होती है जो मॉक टेस्ट में देते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको आप रेप्लिकेट कीजिए, उनसे बस एक आइडिया लीजिए और अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी बनाएं कि आप किस तरह से उन चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से करें तो भी यूपीएससी क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आप हिंदी मीडियम से करें तो भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये एक पूछ रहे हैं एस्पिरेंट सवाल। आई थिंक मीडियम इतना मैटर नहीं करता है, बट आपको रूल्स ऑफ द गेम पे स्टिक करना पड़ेगा। नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, एंड हाउ टू यूज योर एनसीईआरटीज इज, बार बार आप उनको जब पढ़ेंगे आपको समझ आए क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री में आर एस शर्मा सर की जो किताब है वो तो हम पढ़ते ही हैं, बट क्लास 6 की एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैंने वो अवर पास करके उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज दी होती हैं साइड में बॉक्स में, तो मैंने देखा कि उसमें से भी क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो उस तरह से आप जब प्रीवियस से क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे आपको समझ आएगा कि एनसीईआरटीज में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक पढ़ने की कोशिश की और पढ़ी भी, बट काफ़ी ज़्यादा कई बार मोनोटोनस हो रही थी, तो मैंने करंट अफेयर्स को बहुत एक्सप्लोर किया आगे आगे, टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना कंटेंट लर्न किया जो थी जो मैंने नहीं पढ़ी थी। और अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, मेरे पास 30 मिनट्स ही थे। मैं एक दो आपके और क्वेश्चंस जो हैं वो जो मेरे पास जेनरिक क्वेश्चंस हैं वो मैं बता देती हूँ। हमने पीवाईक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, टेस्ट सीरीज डिस्कस कर लिए हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग कर ली है। डेली कितने घंटे आपको पढ़ना है वो मेरे हिसाब से आपका अपने ऊपर है कि आपको एक दिन में से मैक्सिमम डिराइव करना है। मेरे लिए एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स ऑफ स्टडी मेरे को लगता था कि ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, और अगर आप उसको 1 या 2 साल में कंप्लीट करना चाह रहे हैं, 1 साल की प्रिपरेशन को ही आप दिमाग में रख के चल रहे हैं, तो मुझे लगता था कि 8 से 9 घंटे मुझे देने चाहिए। बट अगैन अगर आप अपनी जॉब के साथ इसको कर रहे हैं तो आप थोड़ा कम टाइम भी अगर दे रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट रहिए, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल है आप उतना दीजिए। आप डिसहार्टेंड ना हो कि किसी ने 9 आवर्स कह दिया, किसी ने 8 कहा है तो मेरा 7 ही हो पा रहा है। आप अपना मैक्सिमम टाइम देते रहिए और टाइम को चुराइए। अपनी जो भी ब्रेक्स ले रहे हैं या फिर अपना जो भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वहां से आप अपना करें। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, वो तो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था तो इसलिए मैंने वो पढ़ा था, अदरवाइज उसका कुछ आज सच रिलेशन नहीं है।
आंसर राइटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है, एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतरीन समझ आएगा। और अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं एक दो क्वेश्चंस और लेके इसको रैप अप करती हूँ। एंड इफ़ यू वांट मोर सेशंस यू कैन जस्ट टेल मी, मेरे इंस्टा पे आप मैसेज कर दीजिएगा। तो आई विल ट्राई टू प्लान, थोड़ा हेक्टिक है अभी स्केड्यूल, मैं ट्राई करूँगी कि हम और लाइव सेशंस कर सकें इंस्टा लाइव के थ्रू, या फिर आपके रियल टाइम क्वेश्चंस में आंसर कर सकूँ। तो आई होप कि दिस सेशन वाज यूजफुल। सी सैट मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, एक एस्पिरेंट पूछना चाह रहे हैं। तो सी सैट का यही है कि आजकल बहुत ट्रिकी हो गया है, काफ़ी बच्चे सी सैट के कारण भी मुश्किल में रहते हैं। तो सी सैट को आप निग्लेक्ट ना करें, डिस्पाइट कि आपकी बैकग्राउंड आर्ट्स है या मैथ्स, आई थिंक सी सैट जो है आजकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। उसके लिए आप जैसे ही आपका प्रीलिम्स आने वाला है 2 या 3 महीने पहले, मैंने अपने फुल मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। और जो सिलेबस रहता है, जैसे कि जो मैथ्स में ट्रिक्स रहती हैं, फॉर्मूलाज रहते हैं, मैंने उन्हें रिवाइज किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, मुझे आइडिया लग गया था कि मैं एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर पा रही हूँ। सो आई डिड नॉट डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर दैट। बट अगर आपका थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस हो रहा है मॉक पेपर्स में, तो आप कोई भी बुक ले लीजिए और उसकी प्रैक्टिस के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। So I hope that this session was useful and aspirants आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सकी। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि it's okay to get demotivated sometimes and it's okay to have fears in mind, but just keep going। अपने डिसिप्लिन को अपना साथी बनाइए, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको आगे लेके जाएगा। और याद रखिए कि आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों की थी, और किसी के लिए चीज़ें आइडियल नहीं होती है, मेरे लिए भी नहीं थी, हमने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस किया, आई थिंक जितने भी लोगों ने क्लियर किया है। इट्स जस्ट दैट कि आप कंसिस्टेंटली आप करते रहें तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। एंड यू हैव ऑल माय गुड विशेस। बाकी क्वेश्चंस मैं अगले सेशन में ज़रूर आपके आंसर करूँगी, इंस्टाग्राम पे आंसर कर दूंगी मैं क्वेरीज, एक एस्पिरेंट कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपको लाइव सेशन की और ज़रूरत है तो हम प्लान कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच and hopefully you all come out with the flying colors. So bye bye and all the very best.